नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। देहरादून में मानकों से आधी हुई हरियाली, हरे भरे बगीचों और ठंडी हवा वाला शहर बना कंक्रीट का शहर। एमडी के मास्टर प्लान में 5.98% ही हरित क्षेत्र। नैनीताल हाईकोर्ट का वन विभाग व सिंचाई विभाग को आदेश, राजस्व ग्राम घोषित करने को लेकर दाखिल हुई थी याचिका। सीएम धामी के मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार की संभावना, कुछ नए विधायकों को किया जाएगा शामिल, पुराने कुछ मंत्रियों की हो सकती छुट्टी। पिथौरागढ़ मुनस्यारी हेली सेवा 30 सितंबर तक होगी शुरू। केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय ने सीएम को भेजा पत्र, रूट पर सेवा संचालन के लिए हेरिटेज एविएशन का चयन। थराली में आसमानी आफत, 300 से अधिक पोल दबे, 16 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त, बड़े क्षेत्र में बिजली व्यवस्था ठप, 4 से 5 करोड़ का नुकसान। देहरादून समेत 7 जिलों में आज होगी भारी बारिश, 29 अगस्त तक मौसम की ऐसी ही रहेगी स्थिति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कैंप कार्यालय में बढ़ी हैं सरगर्मियां, विधायकों की आवाजाही के सिलसिले भी देखने को मिल रहे हैं और इस सिलसिले में वृद्धि भी हुई है। कैबिनेट में सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कवायद शुरू की गई है। कुछ नए विधायक मंत्री बनेंगे तो कुछ की छुट्टी हो सकती है। हाईकमान की समीक्षा का परिणाम बदलाव माना जा रहा है। तो विधायकों की आवाजाही के सिलसिले में वृद्धि देखी गई है। कैबिनेट में सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कवायद शुरू की गई है और इसकी सुगबुगाहट जारी है। विधायकों की आवाजाही के सिलसिले में भी वृद्धि हुई है। तो कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं का बाजार गर्म है। कैबिनेट में सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कवायद की जा रही है। कुछ नए विधायक बनेंगे मंत्री तो कुछ की छुट्टी हो सकती है। हाईकमान की समीक्षा का परिणाम माना जा रहा है ये बदलाव। देहरादून से अहम खबर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कैंप कार्यालय में सरगर्मियां बढ़ी हैं। विधायकों की आवाजाही के सिलसिले भी देखे जा रहे हैं। और अब बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से अगली खबर है, नगर निगम की परिसर में हंगामा देखने को मिला है। निगम के तृतीय बोर्ड अधिवेशन में यह हंगामा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़े हैं। मेयर सौरभ थपलियाल बीच बचाव में आए हैं। निगम के तृतीय बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़े हैं। मेयर सौरभ थपलियाल को बीच बचाव करना पड़ा। तो देहरादून से अहम खबर, नगर निगम परिसर में हंगामा देखने को मिला है। निगम के तृतीय बोर्ड अधिवेशन में हुआ है हंगामा। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़े हैं। अब पढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नंदा देवी मेला 31 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। नंदा देवी मेला को लेकर जिला प्रशासन व मेला समिति द्वारा नंदा महोत्सव को इस वर्ष भव्य और आकर्षक बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें, श्री राम सेवक सभा के महासचिव जगदीश बवाड़ी ने बताया कि 31 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित होने वाले नंदा देवी महोत्सव में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों के निर्माण के लिए चौपड़ा गाँव से कदली वृक्ष लाया जाएगा। 31 अगस्त को विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही माता की मूर्तियों को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि 5 सितंबर को मां नंदा सुनंदा के डोले को नगर भ्रमण के बाद ससुराल के लिए विदा किया जाएगा। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रोहितास शर्मा ने बताया कि पालिका नंदा देवी महोत्सव को भव्य रूप देने जा रहा है, जिसके लिए कैनोपी और जर्मन हैंगर से दुकान का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत 650 दुकानें बनाई जा रही हैं, जिसकी लागत 20 से 30 हज़ार प्रति दुकान है। वहीं नैनीताल जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मेले को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इसके साथ अशोक पार्किंग में भी छोटे व्यापारियों को दुकान आवंटित की गई है।
नंदा देवी महोत्सव में जो मेले वाला पार्ट है वो नगर पालिका के माध्यम से करा जाता है। इस बार नगर पालिका चेयरमैन, वहाँ के सभासद और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि इसको थोड़ा सा अच्छा स्वरूप दिया जाए, व्यवस्थित स्वरूप दिया जाए और जो दुकानें यहाँ लगती हैं उसमें लोकल उत्पादों को महत्व देकर इसको वोकल फॉर लोकल की थीम पर करें और जो हमारे पहाड़ी जो उत्पाद हैं, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, उनको हम यहाँ मार्केट उपलब्ध कराएं। नंदा देवी महोत्सव का 123वां वर्ष है। 28 अगस्त को जो है भव्य रूप से यहाँ पर उद्घाटन होगा। उद्घाटन के पश्चात कदली का वृक्ष लेने हम लोग चोपड़ा गांव जाएंगे। 31 तारीख को जो है जब कदली का वृक्ष वापस आएगा तो पूरे नगर में इसका भ्रमण होगा। भ्रमण के बाद 31 तारीख को जो है 30 तारीख को मूर्ति निर्माण होगा और 31 तारीख को जो है ब्रह्म मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा की जो है श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों के लिए उसको खोल दिया जाएगा। श्री नंदा सुनंदा माता का ये भव्य आयोजन मेले के रूप में किया जाता है और पूर्व में नगर पालिका के माध्यम से टीन की दुकानें लगाई जाती हैं जिसका निर्माण लगभग 1000 रुपये के अंदर आता है और इस तरह की करीब 600 दुकानें 650 दुकानें बनती हैं। उसमें कुछ एनजीओ को दी जाती है, बाकी का ये विक्रय की जाती है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां धराली आपदा के बाद बीती देर रात पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आज गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से नलूड़ा से वापस लौटना पड़ा। वापसी करने से पहले यहां पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि सरकार और प्रशासन को कई महत्वपूर्ण सुझाव उनके द्वारा दिए गए, जिससे प्रभावित परिवारों को जल्दी से जल्द राहत सुविधा उपलब्ध कराकर उनका जीवन पुनः सामान्य बनाया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने मलबे में दबे शवों को निकालने के लिए बड़ी और आधुनिक जो मशीनों को एयरलिफ्ट कर प्रभावित क्षेत्र में पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने डीएम उत्तरकाशी से हरसिल वैली के काश्तकारों की सेब फसल की निकासी कराने के प्रबंधन पर भी बल देते हुए कहा कि ऐसा न किए जाने पर किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ेगा, जिससे पहले से परेशानियों का सामना करने वालों को अधिक दिक्कतों से दो चार होना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार से तत्काल ऋण माफ करने का ऐलान और नए और वैकल्पिक रोजगार शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की वकालत भी उन्होंने की। बहुत दुखद है। अब मुख्यमंत्री की प्रेजेंस तो दिखाई दे रही है, लेकिन मंत्रियों की प्रेजेंस नहीं दिखाई दे रही। ये पूरे राज्य में चिंता का विषय है। इतनी बड़ी आपदा में भी यहाँ हो, कहीं भी आपदा आ रही है तो मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर के साथ चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ मंत्री पैदल भी तो आए जो मार्ग की व्यथा को जाने, लोगों की तकलीफ तो सुने, वो गायब भी सब। हरिद्वार की पॉस कॉलोनी शिवालिक नगर में दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात हो गई है। होटल कारोबारी की बेटी को असलहे के नोक पर, असलहे के बल पर बंधक बनाकर 3 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर बड़ी लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने हजारों की नकदी, जेवरात, लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारोबारी की कार लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने कार को हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। होटल कारोबारी कुलबीर चौधरी की बेटी घर पर अकेली थी, तभी बदमाशों ने हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और घर में लूटपाट की। दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने कॉम्बिंग अभियान का आदेश दिया है। पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है। हल्द्वानी के डमुआ डूंगा क्षेत्र स्थित ग्राम जवाहर ज्योति में किसी भी प्रकार के नए निर्माण भूमि की खरीद फरोख्त, अतिक्रमण का सीमांकन में बदलाव पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम हल्द्वानी ने उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 48 के तहत 21 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में ये जारी किया है। अब भूमि सर्वेक्षण और अभिलेखों के आदतन रिकॉर्ड ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस दौरान अवैध निर्माण और अतिक्रमण रोकने के लिए ये प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है। एसडीएम हल्द्वानी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगली सूचना तक दमुआ डूंगा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया निर्माण, भूमि क्रय विक्रय या सीमांकन परिवर्तन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी और लेखपाल नियमित रूप से निगरानी करेंगे। साथ ही स्थानीय पुलिस को भी आदेश के सख्ती से अनुपालन के निर्देश दिए गए।
जवाहर ज्योति तमाडुंगा 2016 में ही राजस्व कांग घोषित हो चुका था। तत्समय उसमें धारा 48 का नोटिफिकेशन किया गया था, तकनीकी कारणों की वजह से उसको बंद किया गया। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के उपरांत 21 अगस्त को धारा 48 दोबारा इसमें नोटिफाई हो चुकी है, जिसके क्रम में रिकॉर्ड ऑपरेशन उसमें अब प्रारंभ कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड ऑपरेशन जिसका किया जाना है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डीजीपीएस सर्वे या अन्य मशीनों के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए टेक्निकल एजेंसी अपॉइंट की जा रही है। क्योंकि नोटिफिकेशन होने के पश्चात ये संभावना बनी हुई थी कि जो राज्य सरकार की भूमि है या सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है, इसके अलावा सड़क, नाली, नहर या नालों की भूमि है, उसमें भी अतिक्रमण होने की संभावना बनी है, जिसके दृष्टिगत किसी भी प्रकार के नए निर्माण पे और किसी प्रकार का खरीद फरोख्त करना, क्योंकि वहाँ अभी भी पूर्णतः अवैध है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड ऑफ राइट जो भूमि अधिकार वहाँ भी प्रदान नहीं किया गया। ऐसे में लैंड फ्रॉड होने की संभावना बनी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरे भरे बगीचों और ठंडी हवाओं के लिए पहचाने जाने वाला देहरादून अब धीरे धीरे कंक्रीट की जंगल में बदलता जा रहा है। आपको बता दें, शहर की पहचान रही हरियाली अब सिमट कर रह गई है। मानक के अनुसार यहां विकसित कुल क्षेत्र में से 18% हरित क्षेत्र होना चाहिए था, लेकिन एमडीडीए के मास्टर प्लान में 5.98% ही हरित क्षेत्र दर्शाया गया है। पार्क, बगीचे या खुले मैदान 1 से 2% तक सीमित हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें भी अधिकतर जमीन विभिन्न संस्थाओं के पास है, यानी असली मायनों में शहरवासियों के हिस्से हरियाली बहुत कम बची है। वहीं इसको लेकर जब उपाध्यक्ष नगरीय पर्यावरण परिषद उत्तराखंड से सवाल किया गया तो उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पर्यावरण पूरे उत्तराखंड में गड़बड़ा रहा है। उन्होंने आम जनता की मदद से पर्यावरण का संतुलन करने की बात कही। पेड़ों को लगाने के साथ उसके संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। पर्यावरण को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की मदद से कूड़े से बिजली बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, ये जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने उद्योग जगत के लोगों से भी अपील की है कि राज्य सरकार की ओर से दिए गए मानकों का पालन करें, ताकि उनके औद्योगिक कार्यों की वजह से पर्यावरण का नुकसान न हो सके। पर्यावरण जितने भी नगर हैं उसमें क्या पूरे उत्तराखंड में थोड़ा गड़बड़ा रहा है। मेरा इसमें जो संभालने का सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनके माध्यम से हम लोग पर्यावरण को संतुलन करें। जैसे कूड़े का निस्तारण है, पेड़ लगाना है। पेड़ लगाना ही काम नहीं है हमारा, पेड़ों को हम संरक्षित करें, उनकी देखभाल भी करें। अमूमन क्या होता है कि जो हरेला पर चलता है, इतने पेड़ लगा दिए, इतने पेड़ लगा दिए। अरे भाई, चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से है, जहां तहसील क्षेत्र के राजस्व ग्राम खिलड़िया के ग्रामीणों को शारदा सागर बांध पर अवैध कब्जा दिखाकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने मनमानी और अनुचित तरीके से नोटिस जारी कर शारदा सागर बांध की भूमि खाली करने की चेतावनी दी है। अन्यथा की स्थिति में बलपूर्वक कब्जा हटाने पर खर्च वसूली की चेतावनी भी दी गई है। जबकि विगत 70 वर्षों से ग्रामीण यहां बसे हुए हैं तथा उनकी जमीन वर्ग 4 रजिस्ट्री व पट्टा भूमि अभिलेख में दर्ज है। वहीं सरकार को प्रतिवर्ष लगान भी जमा करते आ रहे हैं। नोटिस में दी गई चेतावनी से ग्रामीणों में खलबली मची हुई है तथा यूपी सिंचाई विभाग के प्रति आक्रोश भी है। वहीं आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने खटीमा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की इस मनमाना और अनुचित कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि यूपी सिंचाई विभाग नहीं मानेगा तो व्यापक आंदोलन होगा। मामला ये हम लोग ग्राम खिलड़िया से आए हुए हैं, जहाँ पर लगभग 70 वर्षों से हम बसे हुए हैं। जिस समय यहाँ बीहड़ जंगल हुआ करता था, मच्छर काटने से मलेरिया हो जाती थी, उस समय हमारे पूर्वजों ने आकर के इस ज़मीन को आबाद किया और उसी समय से वहाँ स्थायी रूप से हम निवास कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस दिया जा रहा है खाली कराने के लिए कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है। जबकि हम लोगों ने उनसे सूचना मांगी तो उस सूचना में उन्होंने दिया कि ये ज़मीन राजस्व विभाग को 1977 में ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये ग्राम खिलड़िया बाईपुल के ग्रामीण आज मिले हैं। उन्होंने एक माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया है, एक मेरे लिए भी ज्ञापन दिया है और इनका कहना है कि जो है इनको विधिवत रूप से पट्टे दिए गए हैं जहाँ पर ये निवास करते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में अभी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्ता भी की जाएगी और उनको यहाँ पर जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी जांच की जाएगी। तत्पश्चात इसमें आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नदियों से उप खनिजों के खनन व अवैध खनन को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से केंद्र सरकार की खनन नियमावली, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। कोर्ट ने अवैध खनन व राज्य की सीमाओं पर उप खनिजों की चोरी रोकने के लिए खनन टास्क फोर्स व पुलिस को सख्त सर्विलांस सिस्टम देने, नाइट विजन, ड्रोन कैमरे व अत्याधुनिक तकनीकी युक्त हथियार दिए जाने आदि के बारे में 2 हफ्ते के भीतर एक्शन प्लान देने के साथ ही केंद्रीय खनन नियमावली के अनुसार अवैध खनन के जुर्माने के निपटारे के स्पेशल कोर्ट गठित करने हेतु प्रस्ताव सरकार को देने के निर्देश राज्य के न्याय सचिव को दिए हैं। इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान प्रदेश के सचिव न्याय प्रशांत जोशी, खनन सचिव, प्रमुख वन संरक्षक सहित कई अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। माइनिंग से रिलेटेड मामले लगे हुए थे, जिसमें कोर्ट ने जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाया था और आज कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंड माइनिंग गाइडलाइंस हैं और इसके अलावा हाई कोर्ट का पुराना आदेश है रिप्लेनिशमेंट स्टडी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो उनके तहत जो राज्य के बॉर्डर्स हैं जिनमें माइनिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है मिनरल मटेरियल की, अन्य राज्यों में उत्तराखंड की मिनरल वेल्थ चोरी होकर जा रही है, तो वहाँ पर सख्त सर्विलांस अपनाया जाए। उसके लिए कोर्ट ने एक्शन प्लान मांगा है राज्य सरकार से, जिसमें नाइट विजन, ड्रोन्स के इस्तेमाल से लेके वहाँ पर जो भी माइनिंग टास्क फोर्स हैं, पुलिस है, उसको एडवांस आर्म्स और जो औजार हैं नई टेक्नोलॉजी के वो उपलब्ध कराने के लिए कोर्ट ने आदेश किया है। और एक्शन प्लान में उनको ये बताना है कि जो इलीगल माइनिंग हो रही है क्रॉस बॉर्डर और जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए उन गाइडलाइंस के तहत और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के तहत राज्य सरकार किस तरह से कदम उठाएगी, ये 2 सप्ताह में बताना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विगत दिनों चमोली जिले के थराली में प्राकृतिक आपदा से वहां का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए SGRR विश्वविद्यालय ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। थराली पीड़ित परिवारों के लिए उन्होंने भी राहत सामग्री, जरूरी उपकरण भेजा है। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के माननीय प्रेसिडेंट श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि हम सभी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभावित परिवारों को शीघ्र ही इस कठिनाई से उबरने की शक्ति प्राप्त हो। उत्तरकाशी और थराली चमोली जनपद के अंतर्गत आने वाले SGRR ग्रुप के संस्थानों के कर्मचारियों का आह्वान किया, आप सभी आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद में अपना योगदान दें। वहीं भाजपा की महिला मोर्चा चमोली अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव भी प्रभावित क्षेत्र में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची, उनका हालचाल जाना। ये गुरु राम राय विश्वविद्यालय की टीम है जो पहुंची है थराली चमोली, जहां पर 20 अगस्त को भीषण जो आपदा आई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल जिले के हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रोड बेल बाबा मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां 2 कारों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई। सभी घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने किसी तरह से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा है। बताया जा रहा है कि घटना देर रात करीब 1 बजे के आसपास की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील के 3 ग्राम सिपका, मिलक, सिपका और मनोरा रथपुर थर्ड को राजस्व ग्राम बनाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने वन विभाग व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सर्वे कर 350.65 एकड़ को ही डी रिजर्वेशन करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व के आदेश पर आज PCCF कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि जो भूमि तुमड़िया डैम उधम सिंह नगर जिले में राजस्व ग्राम बनाने के लिए कृषकों के द्वारा दी गई थी, जबकि वन विभाग का कहना है कि जितनी भूमि किसानों ने दी है उससे कहीं ज़्यादा अधिक भूमि इनके द्वारा कब्जा कर ली गई है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि जितनी भूमि कृषकों के द्वारा डैम बनाने के लिए दी गई थी उसका ही सर्वे कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। ये याचिका जो है ये 3 गांव जो थे बतरामपुर, मनोजपुर थर्ड, सीपका और मिलक सीपका, ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है 3 गांव जसपुर तहसील में।
तो उनको रेवेन्यू विलेज बनाने के लिए थी ये आज का, चूंकि इनकी लैंड जो थी 350.65 एकड़्स वो तुमड़िया डैम में चली गई थी उसके कंस्ट्रक्शन में, और उसके एवज में इतनी ही ज़मीन इन्हें मिली थी। बट कुछ एनक्रोचर्स ने इस पे एनक्रोच कर लिया कुछ और लैंड पे, और ये टोटल लैंड बन गई 452 एकड़। तो आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 452 पे नहीं होगा डी रिजर्वेशन, ये डी रिजर्वेशन जो होगा ये 350.65 एकड़ पे ही होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने राज्य में जारी भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों पर तीखा हमला बोला है। रावत ने कहा कि उत्तराखंड में अभी भ्रष्टाचार चरम पर है और कई अधिकारी जनता की समस्याओं को समय पर नहीं सुनते हैं, जिससे जनता को नुकसान हो रहा है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि भाजपा प्रवक्ता ने सफाई देते हुए कहा कि तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाया है, बल्कि उन्होंने ये बात जनता के हित में कही है। भाजपा का कहना है कि पार्टी हमेशा से जनसेवा और पारदर्शिता के पक्ष में रही है। ये बयान उत्तराखंड की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे सकता है, खासकर जब भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे जनता के बीच गरमाए हुए हैं। तीरथ सिंह रावत जी का जो बयान था उसमें कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर अधिकारी समय पर न सुनते हुए किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हुए रह रहे हैं तो वो हमारे उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर कोई जनप्रतिनिधि जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हों, सांसद रह चुके हों, अगर ये बात जनता के हित की बोल रहे हैं तो उसको क्या अदरवाइज लेना उचित है? वो उत्तराखंड का जो दर्द है वो बयान कर रहे हैं कि इस प्रकार से अगर कुछ है तो उसको समाप्त करना चाहिए। तो उनकी वो जो चीजें हैं वो उत्तराखंड के ही लिए है, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, निश्चित रूप से उत्तराखंड की वो प्रगति की दिशा में निरंतर आगे ले जाने के लिए कार्य करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर तहसील क्षेत्र के करणपुर गांव में ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सेवा देने की मंशा से सरकार द्वारा लाखों की कीमत से बनाए गए मातृत्व एवं शिशु कल्याण केंद्र की बिल्डिंग शोपीस बनकर रह गई है। इस केंद्र पर पिछले कई वर्षों से ताला लटका हुआ है। केंद्र पर न तो कोई डॉक्टर है और न ही एएनएम या अन्य स्वास्थ्य कर्मी आता है और न ही स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी इसकी सुध लेता है। बिल्डिंग के चारों ओर बड़ी बड़ी घास उगी है और ग्रामीणों की माने तो पिछले कई वर्षों से इस केंद्र पर ताला लटका हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों को छोटे बच्चों को टीके लगवाने के लिए कई किलोमीटर लक्सर या खानपुर सीएससी पर जाना पड़ता है। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं की जांच कराने के लिए भी उन्हें दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों पर जाने को मजबूर होना पड़ता है। इससे जहां एक तरफ सरकार की बेहतर चिकित्सा सेवा मुहैया कराने की मुहिम को पलीता लग रहा है, वहीं ग्रामीण परेशान है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र के बंद रहने की जानकारी कई बार स्वास्थ्य अधिकारियों को दी गई है। तहसील दिवस में भी शिकायत की गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात यानी 0 रहा है। मेरी इस संबंध में वहाँ कानपुर के इंचार्ज साहब से मेरी बात हुई है। इस संबंध में वो जानकारी प्राप्त करके जो भी स्थिति होगी मुझे अवगत कराएंगे, और जैसा कि उनका कहना है कि मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया है इस बारे में, तो मैं स्वयं भी जाकर के देखूंगा कि हाँ ये कब से बंद है और क्यों बंद है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो या तो फिर वो जैस के स्तर से या नहीं तो फिर वहाँ के चिकित्सा अधिकारी के स्तर से या मेरे स्तर से जो कुछ भी पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकेगा हम लोग उस बिल्डिंग से संबंधित कार्रवाई करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।